हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट बिल्चूस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम चैप्टर 5, जो कि चैप्टर 5 का नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 तक, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 9 के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं आपके क्लास के वीडियो अपलोड करूँ, यानी कि जैसे हमारा सेशन क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन वीडियो अपलोड करूँ, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो आज का टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मेरे साथ बने रहेंगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसमें से मिलने वाली है। तो चलिए आइए, समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है। सवाल है आपका क्या, कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है। जीवन की मौलिक इकाई यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे जीवों की अस्तित्व बना हुआ है। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं और समझते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। लिखा है क्या आपको, कोशिका, उत्तक, न्यूरॉन, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन की मौलिक इकाई किसे कहा जाता है, जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है आपका कोशिका को। ठीक है, किसे कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने अभी हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, अब हमें पढ़ना है क्या, कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है, कोशिका की खोज कब हुई थी। कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। तो हमने जान लिया। अब हमारा सवाल क्या है कि कोशिका की खोज कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो कोशिका की खोज आपका 1665 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1665 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, चलिए ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सेल, जिसे कोशिका के नाम से हम जानते हैं, सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है। सेल शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। कौन सा वैज्ञानिक है जो सेल शब्द से संबंधित है। क्या क्या ऑप्शन से ना पढ़ लेते हैं। पहला है आपका एम स्लीडन तथा टी श्वान, बिल्कुल नहीं, ये नहीं है हमारा। वाटसन तथा क्रिक, नॉल और रस्का। ऑप्शन डी में है रॉबर्ट हुक। हमने अभी अभी पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया है। ठीक है, तो कोशिका को सेल कहा जाता होता, सेल जो शब्द है उसका संबंध किससे होगा, रॉबर्ट हुक से होगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा है क्या, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अब कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन कोशिका का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे। तो कोशिका का सिद्धांत देने वाले व्यक्ति जो थे वो थे आपका स्लाइडेन एवं स्वान। ये जो व्यक्ति थे ये कोशिका के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज किसने की। अब कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, उनका सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला स्लाइडन एवं स्वान थे। अब जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो जीव द्रव्य की खोज करने वाले व्यक्ति थे वो आपके पूर्वकोंज थे। कौन थे, पूर्वकोंज ने जीव द्रव्य का खोज सर्वप्रथम की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 में पूछा है आपसे क्या, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, एकीकृत कोशिका या पेशी कोशिका। एक्चुअली यहाँ पे पेशी कोशिका नहीं है, पेशी कोशिका एक साथ होगा। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा आ गया है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी का बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ आपको पढ़ना क्या है, पेशी कोशिका, इसको पढ़ना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा आ गया है, दैट इज़ नॉट डजंट मैटर। चलिए
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सवाल हमारा क्या है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है आपका तंत्रिका कोशिका। ये जो तंत्रिका कोशिका है ये लगभग आपका 1 मीटर तक की लंबी होती है। कितनी मीटर लंबी होती है? लगभग आपका 1 मीटर लंबी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई, तो जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई आपका कोशिका है। कोशिका को ही हम क्या कहते हैं? जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सी कोशिकाओं के मिलकर ही हमारे जो जीव का जो संरचना हुई है। ठीक है, जीव का संरचना बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर हुआ है, और हम जो भी हमारे उत्तक जो भी कार्य करते हैं, हमारे कोशिकाएं जो भी कार्य करते हैं वो कोशिका के वजह से ही कर पाते हैं। ठीक है, तो कोशिका का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहने का मतलब ये हुआ कि शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होगी? शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन 9 में पूछा है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अब आपको बताना होगा कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा होगा। हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका जो कौन है? तंत्रिका कोशिका है। अब आपको बताना होगा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है वो है आपका माइक्रोप्लाज्मा। कौन है? माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा का जो मेजरमेंट होता है वो आपका लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब ये हुआ ये इतना छोटा है, इतना छोटा है जिसे हम खुले आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ठीक है, इसे हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? माइक्रोप्लाज्मा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, आता है क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कोशिका का ऊर्जा गृह या बिजली घर किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह या बिजली घर है माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी काई है, लवक है या राइबोसोम है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह पावर ऑफ हाउस इसे कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ हाउस या ऊर्जा गृह या बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारा जो है ना एनर्जी क्रिएट होता है, वहीं से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आत्महत्या का थैला कहलाता है। अब आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है ये आपको बताना होगा। तो आत्महत्या का थैला कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्यों आत्महत्या का थैला कहा जाता है इस चीज़ को समझते हैं। लाइसोसोम एक पाचक एंजाइम है। ठीक है, क्या है? एक पाचक एंजाइम है जिसमें अगर लाइसोसोम में अगर कोशिका अगर फट जाती है तो इसमें जो लाइसोसोम में जो कोशिका उपस्थित रहती है वो अपने ही कोशिका को खा लेती है। ठीक है, तो इसलिए इसे आत्महत्या का थैला कहा जाता है। ठीक है, समझते हैं यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ के समझ लीजिए क्या है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं या पचा लेते हैं। अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं या पचा लेते हैं। जब खुद की कोशिका को खा लेते हैं, पचा लेना, उसको क्या कहते हैं? आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब क्या होता है? जो खुद को मारे। आत्महत्या किसे कहते हैं? किस घटना को आत्महत्या कहा जाती है? आत्महत्या उस घटना को कहा जाता है जो अपने आप को क्या करे, अपने आप का ही जीवन को ले ले। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ परिभाषा में हम क्या समझ रहे हैं? परिभाषा में ये समझ रहे हैं कि जब लाइसोसोम फट जाते हैं तो एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा लेते हैं, अतः लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली या आत्महत्या का थैला कहा जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? हमने अभी भी पढ़ा कि लाइसोसोम जो है ना एक पाचक एंजाइम है, तो पाचक थैली किसे कहेंगे? लाइसोसोम को ही हम लोग पाचक थैली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? अब पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? अब देखिए रसोई घर का मतलब क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। हम सब जानते हैं कि रसोई घर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, रसोई घर किसे कहा जाता है? जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है, जहाँ पे हम लोग खाना पकाते हैं। तो पादप कोशिका कहाँ पे अपना भोजन बनाते हैं? पादप कोशिका जो है ना अपना भोजन हरित लवक पदार्थ पे बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं?
हरित लवक पे बनाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई गृह कहा जाता है, क्योंकि हरित लवक पर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पादप जो है अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा लिखा गया है। क्या लिखा है, हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, यहाँ पे एक्चुअल में द्वारा होता है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग पे, क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, इसीलिए हरित लवक को रसोई घर कहते हैं। रसोई घर, जैसे मैंने बताया कि रसोई घर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग खाना पकाता है। तो पादप जो है, पादप कोशिका हरित लवक पे क्या करता है, अपना भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, इसलिए हरित लवक को रसोई घर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति। और अगर यही सवाल हमारे जंतु कोशिका या फिर मानव कोशिका के बारे में कहा जाए तो क्या होगा? जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, या उसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति के नाम से हम जानते हैं। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है, केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में क्या पाई जाती है आपको बताना होगा। तो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम या क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कौन प्रोटीन का निर्माण केंद्र है? प्रोटीन का निर्माण केंद्र, कहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है ये आपको बताना होगा। प्रोटीन का निर्माण होता है आपका राइबोसोम्स में। कहाँ होता है? राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। और पादप कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति ही निर्जीव भाग होता है, ठीक है। क्या भाग होता है? निर्जीव भाग होता है। तो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति निर्जीव भाग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं कहलाता है। अब आपको ऐसा एंजाइम बताइए जिसमें क्या पाया जाता है, पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? तो ये तो हमारा समझ में आ रहा है कि लाइसोसोम ही है जो पाचक एंजाइम है, ठीक है ना। लाइसोसोम क्या है? एक पाचक एंजाइम है। तो ऑप्शन बी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली को? तो कोशिका झिल्ली को जो है ना हम लोग कहते हैं क्या, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके और एक नाम है, इसका नाम और एक नाम क्या है, वो है आपका प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक कोशिकीय जीव नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में ए बी सी डी में आपको देख के बताना होगा इनमें से कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है। क्या इगुलिना एक कोशिकीय जीव नहीं है, अमीबा, जीवाणु या कवक? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा अमीबा जो है ये आपका एक कोशिकीय जीव नहीं है। सॉरी, अमीबा नहीं, अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है। आपका यहाँ पे आंसर होगा कवक। कवक आपका एक कोशिकीय जीव नहीं है दोस्तों, ठीक है। कवक आपका क्या है, एक कोशिकीय जीव नहीं है। अब एक कोशिकीय जीव हमें किन्हें कहते हैं? एक कोशिकीय जीव उन जीवों को कहा जाता है जिनमें इस एक ही कोशिका का अंदर अंतर्ग्रहण, पाचन और शोषण की क्रिया होती है, सॉरी उत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या क्या क्रिया होती है, ध्यान से सुन लीजिए। 3 क्रिया एक ही कोशिका के अंदर होती है। क्या क्या? पाचन, अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन। ये तीनों क्रिया एक ही कोशिका के अंदर होता है, उसे ही एक कोशिकीय जीव के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कवक जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है, ठीक है। अमीबा आपका एक कोशिकीय जीव है, लेकिन कवक आपका एक कोशिकीय जीव नहीं है। यहाँ पे पूछा गया था क्या कि कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना होगा इनमें से कौन सा लवक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्या क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट इनमें से कोई नहीं। क्लोरोप्लास्ट आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाई जाती है ना? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जिसे कहा जाता है। तो हरित लवक आपको पत्ती में, हरे पत्तों में पाया जाता है। तो हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके बिना पादप जो है वो भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण या फिर सबसे ज़्यादा आवश्यक वाला पदार्थ कौन सा है? वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? पादप कोशिका की जो भित्ति है ये आपका बना होता है सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होती है? पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। हमने पढ़ा कि पादप कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि जंतु कोशिका में ही कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में बिल्कुल नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। अब पादप कोशिका जंतु कोशिका में क्या प्रमुख अंतर है आपको बताना होगा। तो एक ही उनमें प्रमुख अंतर है, वो है आपका है पोषण संबंधी। किस संबंधी में उनका अंतर होता है? पोषण संबंधी उनका अंतर होता है। अब पोषण संबंधी में कैसे अंतर होता है, ध्यान से सुनिए। पादप कोशिका जो है वो आपका स्वपोषी पोषण करता है। स्वपोषी पोषण का मतलब वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन जितने भी जंतु कोशिका है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, जैसे बात करें अगर शेर की, शेर एक जानवर है, आप जानते हैं शेर एक मांसाहारी जानवर है, ये अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, जंतु जितने भी जंतु हैं, अब हम बात करेंगे मानव जाति की, तो हम मानव भी अपना भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं। हम हरे पौधों को भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा मानव जाति जो है वो क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या हो जाएगा? पोषण संबंधी उनका अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायक है? अब लाइसोसोम कौन सा कोशिकांग में बनता है ये आपको बताना होगा। तो लाइसोसोम आपको बनता है गाल्जी उपकरण में। कहाँ बनता है आपका? गाल्जी उपकरण में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा डन। 26 में आते हैं। विष एवं दवा के जहरीलेपन को समाप्त करने में कौन सा कोशिकांग सहायक है? दवा में जो जहरीलापन होता है उसे कौन सा कोशिकांग समाप्त करता है? कौन सा कोशिकांग समाप्त करने में सहायक करता है, इसके बारे में जानेंगे। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका जो है ना, विष या जहरीलेपन का जो गुण है उसे क्या करता है? समाप्त कर देता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? रंगीन प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट। अब रंगीन प्लास्टिड होता क्या है इसे समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, रंगीन प्लास्टिड क्या है इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। रंगीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए मदद करता है और पत्तियों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। आपने देखा होगा कि जितने भी पत्तियां होते हैं पादपों के, वो हमारे हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। ये क्लोरोप्लास्ट है क्या? इसी क्लोरोप्लास्ट को रंगीन प्लास्टिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन आते हैं 28 पे। केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं होती है? तो केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं होती है। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार की रचनाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। माइटोकॉन्ड्रिया का एक कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है ये आपको बताना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है? क्या ऊर्जा उत्पन्न करना, ऊर्जा अवशोषण
ए और बी दोनों, अर्थात ऊर्जा उत्पादन भी और अवशोषण भी ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, वो उसका काम है ऊर्जा उत्पन्न करना। ठीक है, क्या कार्य है उसका, ऊर्जा उत्पन्न करना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका कार्य क्या है, ऊर्जा उत्पादन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को समझ लेते हैं। क्या है आपका सवाल, कोशिका के किस अंगक में एटीपी बनता है। एटीपी क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा हमारा कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एटीपी कहाँ बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके चैप्टर 5 से, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप एक नोट में लिखना स्टार्ट करिए, नोट्स इसका बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कभी भी अप्रैल महीना में हो सकता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल महीना में ही होगा। डेट भले ही अभी तक फिक्स नहीं निकला है, लेकिन आपका अप्रैल महीने में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अप्रैल महीने को अपने ध्यान में रखते हुए स्टडी अपना करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन इतना तक ही रखते हैं। मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो तक आज के लिए इतने सेशन तक रखते हैं, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, और अपने आप को स्वस्थ रखिए। थैंक यू एवरीवन।